बहुत ही बुनियादी तौर पे मैं चीज़ें समझाने वाला हूँ, ताकि हम लोग जब इन डिबेटों को, इन चीज़ों को सुने तो हम अपना दिमाग लगा सकें कि भाई बेसिक जब हम पता हो जाएगा तो हम खुद समझ सकते हैं, किसी के भड़काव पे नहीं आ सकते, या किसी को सुन के हम लोग बोल सकते हैं हाँ भाई चलो यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो लागू कर देते हैं। तो बुनियादी चीज़ें मैं बताऊंगा। पहले मैं शुरू करता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। जैसे वर्ड में ही मतलब है उसका, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म का मतलब सबके लिए एक बराबर। अब सिविल कोड क्या है? क्रिमिनल कोड आप लोग जानते होंगे, सारे हिंदुस्तान के लिए क्रिमिनल लॉ है, सीआरपीसी, आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड। ये सब के लिए एक समान है। जनरली अगर ऊपर ऊपर से देखें, कोई चोरी यहाँ करेगा तो उसके लिए भी वही सजा है आईपीसी के हिसाब से, कोई चोरी जाके कोलकाता में करे, यूपी में करे, उसके लिए भी वही सजा है। तो एक हद तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये यूनिफॉर्म है क्योंकि क्रिमिनल लॉ भी पूरे हिंदुस्तान के लिए सीधा सीधा अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, गुजरात में शराब बैंड है, लेकिन बाकी शहरों में बैंड नहीं है। अगर शराब बेचा जाए तो उसको क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से, आईपीसी के हिसाब से उसको पनिश करेंगे। जब अगर आईपीसी और सीआरपीसी एक समान है, सबके लिए एक बराबर है, तो सिर्फ वहाँ अलग क्यों है? तो इसका भी ये है कि स्टेट जो है अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी उन लॉ में माइन्यूट चेंजेस कर सकते हैं। और बेसिक एग्जांपल समझ लो, मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019 में जब पास हुआ, 10,000 फाइन, 5,000 फाइन। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि नहीं भाई 2,000 फाइन इनफ है हमारे लिए। तो कुछ स्टेट्स में 2,000 फाइन लिया जाता है, अभी भी हेलमेट पहनो तो कोई 500 लेके छोड़ देता है, कहीं जाओ तो आपको 2,000 चालान काटेगा। तो स्टेट के ऊपर ये अख्तियार है कि भाई भले ही यूनियन कोई भी लॉ पास करे, कुछ चीज़ों में उसके अंदर ये अख्तियार है कि भाई वो अपने हिसाब से लॉ कर सकता है। तो ये तसल्ली आप लोग रख सकते हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी स्टेट है, ये जनरली ये भी आता है, जहाँ जहाँ बीजेपी स्टेट है वहाँ लागू हो जाएगा, जहाँ बीजेपी स्टेट नहीं वहाँ लागू नहीं होगा। ये भी एक हद तक सही है, एक हद तक गलत है। अभी मैं आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ तो आपको इजीली समझ आएगा कैसा क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंने जैसे बोला कि सबके लिए एक समान, और सिविल कोड जो है, एक सिविल लॉ जो है, एक्चुअली सिविल लॉ और पर्सनल लॉ में डिफरेंट है। अगर हम देखा जाए तो सिविल कोड भी हम हमारे हिंदुस्तान में सेम है सबके लिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट सिविल लॉ है, किसी के साथ आप बिजनेस करोगे, कंपनी एक्ट सिविल लॉ है, सबके लिए एक समान है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सिविल लॉस अलग है। पर्सनल लॉस, पर्सनल लॉस का मतलब बुनियादी मीनिंग क्या हुआ कि जो पर्सनल मैटर्स के आपको अफेक्ट करे। जैसे आपने बोला मैरिज हो गया, पर्सनल है, अडॉप्शन हो गया, पर्सनल है, इनहेरिटेंस हो गया, पर्सनल है, डिवोर्स हो गया, पर्सनल है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया भी जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है, मैं बताता हूँ क्यों, तो इन्हीं मैटर पे वो बुनियादी इन 4 चीजों पे वो अफेक्ट करेगा जो पर्सनल मैटर्स है। अब मुसलमान सिर्फ इसमें अफेक्ट होंगे, ये टॉपिक भी गलत है। आप सब लोग न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं कुछ हफ्तों से, आप सब लोगों ने बेसिक रिसर्च अपने से की होगी, सबको पता है कि भाई हिंदू भी अफेक्ट होंगे, उससे ज़्यादा ट्राइबल्स हमारे कंट्री में इतने ज़्यादा हैं जो जो हम लोगों को जनरली बोला जाता है कि हम लोग पॉलीगैमी फॉलो करते हैं, कि भाई हम लोग 3-4 शादी कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, ट्राइबल्स ऐसे हैं जो पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री दोनों फॉलो करते हैं। पॉलीएंड्री का मतलब औरत को भी हक है कि 4-5 शादी करते हैं। ऐसे ट्राइबल्स भी है देश में जो इनको यूसीसी आने से फर्क पड़ेगा। तो सिर्फ मुसलमान के लिए आ रहा है, मुसलमान को फर्क पड़ेगा, तो ये बात भी गलत है। फर्क सबको पड़ेगा, बट समझना हमको ये है कि वो किस मामले में यूसीसी ला सकते हैं, कहाँ तक वो जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया बुनियादी चीजें, मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, अडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ये चीजों पे वो लाएंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हम लोगों को समझ आ गया कि भाई एक समान लॉ जो पर्सनल लॉ पे हमें अफेक्ट करेगा। अब इस यूनिफॉर्म सिविल लॉ को अब तक क्यों रखा गया? अब से कॉन्स्टिट्यूशन बने कब से हो गया, आजादी मिले कितना टाइम हो गया, अभी इसकी चर्चा क्यों हो रही है? तो ये भी आपने सुना होगा कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है, हम लोगों को उन्होंने अपील किया कि भाई हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, आप अपनी अपनी राय दो। कुछ 30 दिन का वक्त दिया, ईमेल करने को बोला कि भाई आप यूसीसी के हक में है कि विरोध में है, आप बोलो। अब जब तक हम समझेंगे नहीं कि यूसीसी क्या है, हम बोलेंगे कैसे? और मैं आपको समझा भी नहीं सकता यूसीसी क्या है। जो मैंने अभी बोला यही इसकी बुनियादी डेफिनेशन है। क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि जब तक कानूनी तौर पर एक लॉ के लिए बिल पास होकर नहीं आएगा, जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलेगी भाई हम ये लॉ पास करना चाहते हैं, लॉ पास करने के लिए क्या चाहिए? राज्यसभा या लोकसभा में बिल पास करना पड़ेगा। जब वो बिल वो लेके आएंगे, वो जनरल पब्लिक के लिए डिस्प्ले होगा। उस बिल में जो चीजें लिखी होगी कि ऐसी ऐसी चीजें होगी, इस चीजों को ये अफेक्ट करेगा, उसको पढ़ने के बाद ही तो हम समझेंगे कि यूसीसी क्या है। जैसे साहब ने बोला यूसीसी नहीं, उसको क्या बोला आपने?
इंडियन सिविल कोड बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कॉमन सिविल कोड जो है पूरी दुनिया में कुछ कुछ देशों पे चलता है, यूसीसी और उसमें क्या फर्क है, नाम का ही फर्क है और कुछ नहीं। तो जब तक जो गवर्नमेंट चाहती है इसको इम्पोज करना वो हमें नहीं बताती कि भाई हम क्या लॉ लेके आ रहे हैं, तब तक इस बहस का फायदा नहीं। समझ हम इसे इतना सकते हैं कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव में यूसीसी मतलब क्या, गवर्नमेंट खुद ने डिफाइन नहीं किया कि यूसीसी मतलब क्या, तो उसको आने दीजिए, फिर एक डिबेट होगी कि हमारे हक में क्या बातें हैं, हमारे अगेंस्ट क्या बातें जा रही है, वो उस टाइम के लिए डिबेट है। अभी बेसिक जो डिबेट चल रही है, लॉ कमीशन ने पूछ लिया आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, और उसने किस बेसिस पे हमसे पूछा वो हम समझते हैं। आर्टिकल 44 जो पार्ट 4 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें बोला गया है कि बेसिकली कि भाई द स्टेट शैल एंडेवर टू एनेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, इतना उस आर्टिकल में बोला गया। इसका मतलब यही है कि हर स्टेट को, हिंदुस्तान एक अमालगमेशन ऑफ स्टेट है, सारे स्टेट मिला हुआ है, हर स्टेट को या सेंट्रल को कोशिश करनी चाहिए कि भाई वो यूसीसी लाए, इंप्लीमेंट करे, कोशिश करनी चाहिए। अब जो गवर्नमेंट कर रही है वो कोशिश कर रही है, उसको हक है करने का, इस पर कोई दो राय नहीं है। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन का हक देता है गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का छोड़ के कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि यूसीसी वो लेके आ जाएंगे। क्यों नहीं ला सकते, क्या मुश्किलात है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिक चीज हमको समझ में आ गई यूसीसी क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ यूसीसी बोला गया। आर्टिकल 44 के अंदर बोला गया कि भाई स्टेट शैल एंडीवर। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन आए हुए बहुत टाइम हो गया, आजादी मिले हुए बहुत टाइम हो गया, अब तक यूसीसी अप्लाई नहीं हुआ। क्यों अप्लाई नहीं हुआ, इसके पीछे बेसिक समझते हैं। इंडिया एक, जैसे पढ़ते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत सारे मजहबों को मिला के एक यूनिटी, एक डाइवर्सिटी है इंडिया में। ऐसे ही नहीं कि कोई एक लॉ पास कर देंगे और सब उसको फॉलो करेंगे। जहां तक कोडिफाइड करने की जरूरत है वहां तक कोडिफाइड हुआ है लॉस। हिंदू मैरिज एक्ट कोडिफाई हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कोडिफाइड हुआ है, रिसेंटली 2020 में द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन फ्रॉम डिवोर्स, जो ट्रिपल तलाक के लॉ, उसको कोडिफाई कर दिया। हमारे वक्फ एक्ट है कोडिफाइड है। ये सारी चीजें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बहुत सी चीजें कोडिफाइड की हुई है। और चलो मान लेते हैं स्मूथ नहीं चल रही मशीनरी, बट मशीनरी चल रही है इंडिया की। ये मैं अपने वर्ड से नहीं बोल रहा हूँ। जैसे हम लॉ कमीशन की बात कर रहे थे, लॉ कमीशन ने बोला हमें एडवाइस दो, अभी लॉ कमीशन कौन है पहले इसको जान लेते हैं। हर जगह यही चर्चा है कि लॉ कमीशन ने बोल दिया, उसको हम रिप्लाई देंगे, उससे क्या होगा। रिप्लाई देना चाहिए, मना नहीं कर रहा हूँ, उससे क्या होगा। लॉ कमीशन के पास एक डाटा आएगा, इतने लोगों ने बोला कि भाई यूसीसी के अगेंस्ट में, इतने लोग यूसीसी के फेवर में है। अब पहले समझते हैं लॉ कमीशन उस डेटा का करेगा क्या, और लॉ कमीशन है कौन। लॉ कमीशन अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं तो इट्स अ टूथलेस टाइगर, बिना दांत का एक शेर है। लॉ कमीशन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। लॉ कमीशन 3 साल के लिए टेन्यूर के लिए अपॉइंट की जाती है। इस बार का लॉ कमीशन है 22nd लॉ कमीशन। इससे पहले लॉ कमीशन हुआ था 21st लॉ कमीशन, उसको हेड किया था रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे चौहान, उन्होंने। उस टाइम पे भी 2015 से लेकर 18 तक वो कमीशन चली, 3 साल का टेन्योर था। उस टाइम पे भी ये यूसीसी की बात आई थी, फैमिली लॉस की में क्या क्या अमेंडमेंट आ सकते हैं। लॉ कमीशन ने उस टाइम पे भी हम लोगों को पूछा था कि भाई बताओ यूसीसी के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं। उस टाइम में पता नहीं हम लोगों में से कितने को याद है, कितनों ने उनको सजेशन दिया। बट वो रिपोर्ट लेने के बाद 21st लॉ कमीशन ने, 2018 की बात है, उसने बोला कि अभी इंडिया में यूसीसी की जरूरत नहीं है। उसने 185 कुछ पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है वो, पर्टिकुलर यूसीसी के लेके, फैमिली लॉ पे जो अमेंडमेंट चाहिए उसको लेके, उसमें लॉ कमीशन ने बोला कि अभी यूसीसी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बोला गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, अलग अलग मुद्दों के लिए अपॉइंट करती है। इसलिए नहीं कि सिर्फ यूसीसी के लिए अपॉइंट किया और यूसीसी के लिए लॉ कमीशन ने अपनी राय रखी है, अलग अलग मुद्दों के लिए गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो अलग अलग मुद्दों के लिए अपॉइंट करती है। तो मैंने जैसे कहा 2015 से लेकर 18 तक 21st लॉ कमीशन थी, उसने भी ये मुद्दा उठाया था, और उसको जिसने हेड किया था चौहान ने, जस्टिस चौहान ने, उन्होंने एनालाइज करने के बाद बोल दिया कि यूसीसी की अभी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये जो 22nd लॉ कमीशन है, ये लॉ कमीशन 2020 फरवरी से आई। जैसे मैंने बोला 3 साल तक का टर्म होता है लॉ कमीशन का, तो उस हिसाब से तो इस लॉ कमीशन को 2023 फरवरी में खत्म हो जाना था। बट गवर्नमेंट ने इसको 1.5 साल और एक्सटेंड किया, अगस्त 2024 तक एक्सटेंड किया।
और उसको स्पेसिफिक ये 2 मुद्दे दिए कि भाई 2 चीज़ों के बारे में हमें बताओ। एक तो जो यूजलेस लॉस कंट्री में है, जिनको स्क्रैप कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, उन लॉ की डिटेल हमें दो। और एक चीज़ हमें दो कि यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ऐसा लेजिस्लेशन हम बना के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। बस ये 2 मेन मुद्दे दिए और इसमें हम मोटिव समझ सकते हैं सरकार का कि भाई जो जिस कमीशन को 3 साल में खत्म होना था उसको 1.5 साल एक्सटेंड किया और ये 2 मेन मुद्दे दिए जिसकी आज हर कोई चर्चा कर रहा है। बहरहाल बट गवर्नमेंट कर सकती है तो कर रही है। तो हम ये समझ गए कि लॉ कमीशन क्या है। लॉ कमीशन ऐसा नहीं उसने कुछ बोल दिया तो वो लॉ बन जाएगा। एक एडवाइजरी पोस्ट है, वो गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो उसकी एडवाइस देगी, उस पर इम्प्लीमेंट करेगी, चाहे तो स्क्रैप कर देगी। तो लॉ कमीशन अपना काम कर रही है। लॉ कमीशन ने हमसे पूछा एज अ सिटीजन, एज अ स्टेक होल्डर, हम अपना काम कर रहे हैं, उनको रिव्यू देंगे। ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई। यूसीसी क्या है, लॉ कमीशन क्या है, हम उनको अगर भेज भी देंगे रिप्लाई, उस डाटा का वो क्या करेंगे, उस डाटा को वो गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। अब बाकी गवर्नमेंट के ऊपर है वो क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे मैंने बताया आर्टिकल 44 में यूसीसी के बारे में जिक्र है। अब ये आर्टिकल 44 पार्ट 4, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट हैं, इसमें पार्ट 4 के अंदर ये आता है। पार्ट 4 जो है उसका हेडिंग है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 3 में से एक पार्ट पहले जो है वो है जो फंडामेंटल राइट्स है, जो बहुत सारी फ्रीडम्स हमें देता है, जो फंडामेंटल राइट्स आता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की आएगी और फंडामेंटल राइट्स की आएगी तो कौन किस पे हावी होगा। यूसीसी आर्टिकल, चलो आसानी के लिए मैं बताता हूँ, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 52 तक पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं। तो यूसीसी की जब बात आती है वो आर्टिकल 44 में आता है। तो आर्टिकल 44 कहाँ पढ़ रहा है, कौन से पार्ट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। और फंडामेंटल राइट्स हमारे किस में पढ़ रहे हैं, वो पार्ट 3 में पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स की मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, उसमें एक पर्टिकुलर राइट है हमारा आर्टिकल 25, राइट टू रिलीजन, जो हमें बोलता है कि हमें अधिकार देता है कि भाई अपनी अपनी रिलीजन आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। उसी का आर्टिकल 26 बोलता है राइट टू मैनेज द प्रोसेस ऑफ रिलीजन, आप रिलीजन के जो भी आपके ऑफिस है, जो भी कुछ भी आप वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये राइट्स जब अगर कल को समझ लो यूसीसी लागू हो जाती है, प्रोसेस क्या है यूसीसी का, कोई भी लॉ कैसे कंट्री में आता है, लोकसभा या राज्यसभा में बिल पास किया, दोनों जगह पे आगे बढ़ा। एक तो राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी कम है, चलो एक का तुक्का पार्टी मिलके पास करा देते हैं दोनों जगह से, प्रेसिडेंट के पास जाएगा वो, अब प्रेसिडेंट उसको असेंट देगा, वो अग्री करेगा उसको। यहाँ प्रेसिडेंट के पास भी 3 ऑप्शन है, इसको वीटो बोलते हैं पावर। एक तो प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट पावर है कि भाई हाँ आ गया, उसने साइन किया, वो लॉ बन जाएगा, पूरी कंट्री में अप्लाई हो जाएगा। एक सप्रेसिव पावर बोलते हैं प्रेसिडेंट की, वो बोल सकती है पढ़ के भाई इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, कुछ ऐड करो या कुछ निकालो, तो वापस जाएगा पार्लियामेंट को, वहां वापस से वो ऐड होगा, फिर से डिस्कस होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास आएगा। एक पावर है पॉकेट वीटो बोलते हैं, वो ऐसी पावर है प्रेसिडेंट की, वो लटका सकती है, ना वो पास करेगी ना वो सस्पेंड करेगी, और उसको पूछ नहीं सकता उसके टेन्यूर तक। अब मान लो पार्लियामेंट में भी पास हो गया, प्रेसिडेंट ने भी पास करा दिया, पूरे स्टेट्स में लॉ लागू हो गया। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन बचता है जो हमेशा से बचा है, जुडिशरी। जब जुडिशरी में हम लोग जाएंगे वहां पे हमें पता चलेगा कि भाई हम किस लिए जाएंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यूसीसी किसको इफेक्ट करता है, हमारे पर्सनल लॉ को इफेक्ट करता है, हमारे पर्सनल फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम जो हमें दिया गया है आर्टिकल 25 में, हमारी पर्सनल फ्रीडम है। हम कोर्ट को लेके जाएंगे, हम कोर्ट पे बोलेंगे कि भाई हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है। और आर्टिकल 368 जो मैंने बोला, पार्लियामेंट के पास पावर है कोई भी लॉ को अमेंड करने का, कोई भी लॉ को लेके आने का, उसी में कहा गया कि जब जब इन पार्ट में या डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट्स की सब बात आएगी तो फंडामेंटल राइट्स हमेशा प्रिवेल करेगी डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। पार्ट 3 जो है वो प्रिवेल करेगा पार्ट 4 के ऊपर। तो वहां पे कोर्ट जो है स्क्रैप कर देगा कि भाई ये लॉज जो है या तो इसमें कुछ अमेंडमेंट करो, चेंजेस करो ताकि इनको इफेक्ट ना हो, या फिर इसको स्क्रैप कर दो। अब एक मुझे क्वेश्चन मेरे एक दोस्त ने किया था कि भाई अगर इतना ही है तो ये लोग कोर्ट को क्यों नहीं जाते, जाके बोलते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो।
फंडामेंटल राइट्स के लिए हम जा रहे हैं कोर्ट को, तो ये लोग क्यों नहीं जा रहे कि कोर्ट को बोलो, पार्लियामेंट में मत ये करो, कोर्ट को बोलो कि लागू करो। क्योंकि सुनने में लगता है ना यूनिफॉर्म सबके लिए एक लॉ होना चाहिए, एक कंट्री एक लॉ, अच्छा दिखता है, तो नहीं कर सकता कोर्ट। क्योंकि पार्ट 4 के जो भी मैटर्स आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसलिए है वो जो गवर्नमेंट है उनको एक आइडियल्स देता है, एक लिस्ट देता है। वो उसको समझने के लिए आपको शेड्यूल 7 समझना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें बेसिक चीजें जैसे स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, सेंटर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो चीजें आती है वो सिर्फ यूनियन मतलब जो स्टेट है, सेंटर जो है सिर्फ वही अप्लीकेबल कर सकता है। स्टेट लिस्ट में जो आती है, स्टेट के लॉ सिर्फ एक स्टेट अप्लाई कर सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कर सकते हैं, स्टेट या सेंटर। तो बहरहाल अगर कोई कोर्ट के पास जाएगा, बोलेगा कि भाई यूसीसी लागू करो, तो कोर्ट बोलेगा कि मेरी इसमें कोई अथॉरिटी नहीं है, ये सिर्फ पार्लियामेंट की तरफ से हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम फंडामेंटल राइट्स जब वॉयलेट हो सकते हैं, कोर्ट बिल्कुल बोल सकता है। जैसे हमेशा से कोर्ट बोलता है, जहां फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुआ है, कोर्ट ने बोला है कि भाई ऐसे लॉ नहीं चलेगा, इसको अमेंड करो या तो स्क्रैप करो। तो ये चंद बेसिक चीजें जो हम लोगों को जाननी चाहिए। इसके अलावा जैसे फसी अकरम साहब ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बात की, हम जब एक चीजें आती है हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं, इसने ये अमेंड कर दिया, मुसलमानों पे ये कर दिया, मुसलमानों पे वो कर दिया। इतने सारे लॉस है इस कंट्री में मुसलमानों को लेकर। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि हर कोई कंट्री में बैठ के उठा के लॉ पढ़ ले, पर कम से कम जिन उम्मीदवारों को हमने चुन के भेजा है, जिन पार्टियों को हमने चुना है, उनके लीगल सेल्स हैं, उनको हम बोल सकते हैं कि भाई इस लॉ में क्या कमी है हमें बताओ, और पार्लियामेंट में आवाज उठाओ। बेसिक लॉज बोल, तो अगर वक्फ की मैं बात कर लूं, वक्फ एक्ट हमारा, कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे सेक्शंस है उसमें जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बट उन सेक्शनों के बारे में हम जनरली नहीं समझते जब तक हमारे ऊपर नहीं बनाती। और ऐसे रूल्स होते हैं जो हमेशा से अमेंड किए जाते हैं। वक्फ रूल्स 2014 में अमेंड हुआ, 2020 में अमेंड हुआ है। चलो कोई हर एक नॉर्मल इंसान जिसको उसको लेना देना नहीं है वो नहीं पढ़ेगा, बट कुछ जिम्मेदार लोग जो हैं सोसाइटी के, उनको ये मतलब काम के लिए बैठ जाना चाहिए कि देखिए भाई हम लोगों के लॉस क्या है, उसमें क्या अमेंड हो रहा है, और जिनको चुन के भेजे हैं, मैं तो बोलता हूँ उनका काम है, उनके एक लीगल सेल को इस काम पे बिठा दो। मुसलमानों पे जो भी लॉस है उसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई और आके अमेंड करें। इससे अच्छा हम ही अपने ही आवाज पार्लियामेंट में रखे और हमें जो चाहिए हम मांग के लें। ये सारी चीजें हम जनरली नहीं करते हैं। ऐसा डिस्कशन करना, चलो कभी हफ्ते में एक बार कर लिया, ऐसी तड़कती भड़कती बातें कर लिया, उससे कोई फायदा नहीं है। जनरल हम लोगों को समझना चाहिए, जो इसके हकदार हैं उनको बोलना चाहिए कि भाई ये चीजें करो। तो बेसिकली अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आ जाएगा तो उसके लॉस पढ़ने के बाद ही हम बता सकते हैं कि भाई उसके अंदर वो लोग क्या लाना चाहते हैं। सब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उस पर हम नहीं जा सकते। बेसिक हम लोगों को अगर क्लियर हो गया है कि यूसीसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ यूसीसी के बारे में बोल सकता है, और गवर्नमेंट ला भी चाहती तो कहाँ ला सकती है, और लेके भी आ गई तो हमारे पास एक रास्ता जुडिशरी का है, वहां पे हम जा सकते हैं। इतना ही यूसीसी के बारे में डिस्कशन है। फिलहाल लॉ कमीशन ने बोला है जो स्टेक होल्डर्स है हम सबको बोलना चाहिए, चलो रिकमेंड दो। कल को एक मेजोरिटी माइनॉरिटीज में पता चलेगा कितने लोगों ने भेजा, कितने लोगों ने नहीं भेजा, और उस डाटा का वो गवर्नमेंट को सबमिट करके गवर्नमेंट क्या करती है, ये सारी चीजें आने वाला फ्यूचर ही बता पाएगा। बट बेसिकली हम लोगों को एटलीस्ट अब हम लोगों को होशियार हो जाना चाहिए कि भाई कल आज पर्सनल लॉ पे अटैक किया है, कल किसी और लॉ पे अटैक करेंगे। इससे अच्छा हम खुद ही जागरूक हो जाए, देख ले कि कहाँ पे क्या कमियां हैं, और जो हम लोग जिसको हम लोगों ने चुन के पार्लियामेंट में भेजा है उनको बोले कि भाई इस चीज पर आवाज उठाओ। फिलहाल शुक्रिया अदा करता हूँ फसी अकरम साहब, आपने मौका दिया मुझे आने का। रहबर इस्माइल साहब का शुक्रिया, इब्राहिम साहब आपका भी शुक्रिया, जो आप लोगों ने इतनी देर से मेरी बातें सुन रहे, शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा जी।